हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान में मारा गया भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर। जी हां, ऐसे मिली मौत। बताएंगे क्या वाकई में मारा गया है मसूद अजहर। धमाके के वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर आई ट्वीट्स की बाढ़। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तानी जेलों में बंद 184 कैदी जल्द लौटेंगे भारत। कैसे हुआ ये संभव, साथ ही साथ आपको बताएंगे हालात संभाल नहीं पा रहे तो भारत पर लगा दिया आरोप। पाकिस्तानी पीएम ने बलूच विद्रोह पर रॉ का ले लिया नाम। जी हां दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम लिया है काकर के द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर दूध सब्जी हो सकती है महंगी, ट्रक ड्राइवर छोड़ रहे नौकरी, देश भर में थमे हैं पहिए, तेल सप्लाई पर बड़ा असर। अब हड़ताल का क्या रहेगा हाल, एक से एक बड़ी जानकारी बताएंगे कैसे 2000 रुपए के नोट पर आरबीआई ने फिर एक बार नया खुलासा किया है। दोस्तों एक से एक जानकारी बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ क्या मारा गया मसूद अजहर। धमाके के वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर आई ट्वीट की बाढ़। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में मारा गया भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर, ऐसे मिली है मौत। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया जा रहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर पाकिस्तान में सोमवार को हुए एक बम धमाके में मारा गया। अज्ञात हमलावरों के बम ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर चर्चा का दौर जारी है। मौलाना मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का मुखिया है। अब तक मसूद को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश सरगना मसूद अजहर भावलपुर मस्जिद से वापस आ रहा था, तभी सुबह 5 बजे अज्ञात लोगों ने बम धमाका किया जिसमें मसूद अजहर की जान चली गई। जी हाँ, जैसा कि ये सारे आप ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं दोस्तों, जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी बिहाफ पर आपको हम खबर बता रहे हैं। बाकी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। एक यूजर ने लिखा कि अपुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कंधार हाईजैकर मसूद अजहर सुबह 5 बजे अज्ञात हमलावरों के बम धमाके में मारा गया। पीयूष सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा कि दाऊद इब्राहिम के बाद अब अज्ञात हमलावरों ने नए साल की सुबह 5 बजे बम धमाका कर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी और कंधार हाईजैकर मसूद अजहर को 72 हुरों के पास भेज दिया है। नए साल के तोहफे के लिए अज्ञात हमलावरों का शुक्रिया। बहरहाल दोस्तों, अगर ये खबर वाकई में सच है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा नए साल का गिफ्ट होने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से मसूद अजहर के कारनामे थे और जिस प्रकार से इसने भारतीय सेनाओं की जानें ली थी दोस्तों, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बाकी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल कोई जानकारी निकलकर सामने आती है सबसे पहले हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी जेलों में बंद 184 कैदी जल्द लौटेंगे भारत। किन मामलों में हुई थी गिरफ्तारी बता दें। भारत ने सोमवार को पाकिस्तान से 184 भारतीय मछुआरों की सजा पूरी होने के मद्देनजर उनकी रिहाई और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा इस्लामाबाद को पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद 12 कैदियों को तत्काल राजनयिक पहुंच प्रदान करने के लिए भी कहा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं। भारत ने यह अनुरोध 2008 के एक समझौते के तहत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी और 31 जुलाई को दोनों देशों द्वारा कैदियों और मछुआरों की सूचियों के आदान प्रदान करने की प्रथा के संदर्भ में किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 81 मछुआरों और 337 कैदियों की सूची साझा की है, जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी माने जाते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 184 मछुआरों और 47 अन्य कैदियों की सूची साझा की है, जो भारतीय हैं या माना जाता है कि वे भारतीय हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों तथा मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। एक बयान में कहा गया है कि इस संदर्भ में पाकिस्तान को उन 184 भारतीय मछुआरों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने के लिए कहा गया, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा पाकिस्तान को उसकी हिरासत में मौजूद शेष 12 कैदियों को तत्काल राजनयिक पहुंच प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं। अगली खबर आपको बता दें, जहां सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ आतंकवादी घोषित। यूएपीए के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई। जी हां, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में उसके खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। उसके खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। सरकार ने कहा कि यह कदम भारत में हत्याओं को अंजाम देने के लिए सीमा पार से ड्रोन
ड्रोन के जरिए हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की तस्करी में शामिल होने पर उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि गोल्डी बरार प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बब्बर खालिस्तान इंटरनेशनल से भी जुड़ा रहा। वो और उसके सहयोगी पंजाब में तोड़फोड़, आतंकी मॉड्यूल खड़ा करना, टारगेट किलिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रच रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां हालात संभाल नहीं पा रहा पाकिस्तान तो भारत पर ही लगा दिया आरोप। पाकिस्तानी पीएम अनवारुल हक काकर ने बलूच विद्रोह पर रॉ का ले लिया नाम। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने बलूच विद्रोह का ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बलूच विद्रोहियों को पाकिस्तान में हमले को अंजाम देने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ फंडिंग दे रही है। लाहौर में मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम काकर ने कहा कि पाकिस्तान में करीब 90,000 लोग मारे गए, फिर भी 9 लोगों को भी दोषी नहीं ठहराया गया। उन्होंने पाकिस्तान की आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी सवाल उठाया। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में पिछले 1 साल में रिकॉर्ड स्तर पर हिंसा देखी गई है। जी हां, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच रिपब्लिकन आर्मी जैसे आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते हैं। उन्होंने यानी कि कहा कि न्याय प्रणाली सही नहीं है, ये भारत से पैसे लेकर 80 से 90 हत्याएं करते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वे ये सब रॉ की फंडिंग से करते हैं। इस बात से इनकार करे कि वे ऐसा नहीं करते। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की हत्याओं का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको कंट्रोल पाकिस्तान की सरकार नहीं कर पा रही, वैसे में जब उसके पास कोई जरिया नहीं बच रहा तो उसने भारत के खुफिया एजेंसी रॉ पर ही आरोप लगा दिए कि रॉ उनको फंडिंग कर रही है। बहरहाल दोस्तों, आप कैसे इसका जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां इतना ही नहीं आपको बता दे, पाकिस्तान सेना पर भारी पड़े हैं आतंकी। 2023 के आंकड़ों से मच गया पाकिस्तान में हड़कंप। जी हां दोस्तों, अपने मियां मुंह मिट्टू बनने वाली पाकिस्तानी सेना के बीते साल के दौरान प्रतिदिन 3 सैनिक आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। पूरे वर्ष के दौरान उसकी लगभग 1000 सैनिक मारे गए, जबकि कुल घायल और मारे गए लोगों की संख्या लगभग 2200 रहा है। पाकिस्तान सेना का दावा है कि इस दौरान उसने भी 566 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जैसे ही पूरे वर्ष के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले और मारे गए सुरक्षा कर्मियों का ब्यौरा जारी किया, इससे पाकिस्तान के सैन्य प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पाकिस्तानी सुरक्षा प्रशासन की तरफ से भी आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने आनन फानन में एक वीडियो जारी कर यह दर्शाने की कोशिश की है कि वे आतंकवादी संगठनों पर भारी पड़े हैं, लेकिन अपने 1000 सैनिकों के मारे जाने पर उसने चुप्पी साध ली। जी हां दोस्तों, बहरहाल ये है पाकिस्तान की हकीकत जो हमने आपको बताया है। अगली खबर की बात करें, जहां भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन का दौरा करेंगे राष्ट्रपति मुइजू। बड़े ऐलानों की बहुत बड़ी संभावना बता दें, चीन और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के बीच बीजिंग में द्विपक्षीय वार्ता के लिए बातचीत चल रही है, जो कुछ ही हफ्तों में हो सकती है। अगर ये वार्ता होती है तो मोहम्मद मुइजू चीन आने वाले मालदीव के पहले राष्ट्रपति होंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपतियों ने भारत को अपने पहले दौरे के तौर पर चुना था, लेकिन मुइजू ने COP 28 शिखर सम्मेलन में दुबई पहुंचने से पहले तुर्की का दौरा किया था। यहां तक कि कट्टर भारत विरोधी नेता मोहम्मद वाहिद ने 2012 में और इसके 2 साल बाद अब्दुल्ला यामीन ने भी अपना पहला दौरा भारत का ही किया था। हालांकि चीन ऐसा तीसरा देश होगा जहां मालदीव के नए राष्ट्रपति यात्रा करेंगे। मुइजू के तुर्की दौरे ने चीन और भारत को यह दिखा दिया कि मालदीव अब अपने विकास के लिए दोनों में से किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत समर्थक पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोली के पद से हटने के बाद चीन ने नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को आमंत्रित करने में समय बर्बाद नहीं किया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुइजू को भारत से भी आमंत्रण मिला है या नहीं। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत को आमंत्रण देना चाहिए मुइजू को बताइएगा जरूर आप लोग। अगली खबर की बात कर रहे हैं, जहां आतंकवाद में तो कमी आई लेकिन सफाया नहीं हुआ। कश्मीर के DGP बोले कोई रिस्क नहीं लेंगे। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख RR स्वैन ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से शांति की दिशा में काम करने के लिए कहा ताकि मतदाता और उम्मीदवार बिना किसी डर के चुनाव में भाग ले सकें। पुलिस अधिकारियों को अपने नए साल के संदेश में स्वयं ने कहा कि 2024 में उनके समक्ष चुनौती ध्वस्त आतंकी पारिस्थितिक तंत्र को किसी भी रूप में या मामूली रूप से भी जड़े जमाने अथवा फिर से भरने का मौका नहीं देना है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केंद्र को इस साल 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। केंद्र शासित प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जी हाँ, अब ऐसे में 5 पृष्ठ के संदेश में पुलिस महानिदेशक DGP ने कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हमें पूरी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत की क्या सबसे बड़ी जीत, श्रीलंका ने चीन से कहा अगले 12 महीनों तक कोई शोध जहाज नहीं। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा बता रहे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान टाइम्स ने मामले से अवगत लोगों का हवाला देते हुए बताया है कि श्रीलंका ने कथित तौर पर भारत को सूचित किया है कि वो किसी भी चीनी अनुसंधान जहाज को अपने बंदरगाह पर डॉक करने या अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र बोले तो EEZ के भीतर संचालित करने की अनुमति नहीं देगा। प्रकाशन ने आगे बताया कि घोषित रोक की जानकारी पिछले सप्ताह राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत को दी गई थी। दोस्तों, कूटनीतिक रूप से इसका मतलब हिंद महासागर में चीन के समुद्री विस्तार को रोकने के भारत के प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तत्काल भविष्य के लिए इसका मतलब है कि चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान पोत जियांग यांग होंग 3 जिसे 5 जनवरी 2024 से मई के अंत तक दक्षिण हिंद महासागर में गहरे पानी की खोज करने के लिए निर्धारित किया गया था, उसको श्री द्वारा मंजूरी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत की रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करने का आह्वान भी किया था। बहरहाल ये वाकई में दोस्तों भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत दिखती नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है कहना आप लोग मत भूलिएगा। साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी भी कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां जापान में तेज भूकंप के झटके, भारतीय दूतावास का अलर्ट जारी, साथ में हेल्पलाइन नंबर भी किया इशू। जी हां, जापान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1 जनवरी को तेज भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। यहाँ 1 जनवरी को भीषण भूकंप देखने को मिला, जिसके बाद सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। खबरों के मुताबिक साल के पहले ही दिन उत्तरी मध्य जापान में 7.4 तीव्रता की भूकंप मापी गई। बता दें कि इस बीच जापान में स्थित भारतीय दूतावास ने जापान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया है। इसके अलावा दूतावास ने एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम में भी स्थापित किया है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बाबत एक पोस्ट भी शेयर किया है। बहरहाल दोस्तों, इन घटनाओं से आप एक चीज तो जरूर समझ पा रहे होंगे कि मोदी सरकार में हमारे भारतीय नागरिक हर एक देश में सुरक्षित है। भारत में तो सुरक्षित है ही, लेकिन देश के हर एक कोने में, विदेश के हर एक कोने में पूर्ण रूप से सुरक्षित। और कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले भारत का विदेश मंत्रालय एक्टिव हो जाता है। मानते कि नहीं आप लोग इस बात को बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की ओर चलें, जहां किम जोंग उन ने सेना को दिया बड़ा आदेश, कहा उकसाए तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया का नामो निशान मिटा दो। जी हां, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका और पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया पर जमकर गुस्सा जाहिर किया है। लगातार सैन्य जासूसी उपग्रह की लॉन्चिंग कर रहे उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। किम जोंग ने सेना को आदेश दिया है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया उसके खिलाफ उकसावे की कार्रवाई करते हैं तो उनका नामो निशान मिटा दें। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी है। साल 2024 के नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि इससे पहले उत्तर कोरिया द्वारा इस साल हथियारों का परीक्षण में और तेजी लाई जा सकती है। बीते सप्ताह सत्तारूढ़ दल की 5 दिवसीय बैठक में किम जोंग उन ने कहा है कि वो इस साल 3 और सैन्य जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण करेंगे, अधिक परमाणु हथियारों का उत्पादन करेंगे और हमला करने वाले ड्रोन तैयार करेंगे। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह प्रयास भविष्य में अमेरिका पर कूटनीति दबाव बढ़ाने के लिए है। जी हाँ, किम जोंग ने इस बात पर जोर दिया कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई करते हैं तो हमारी सेना को बिना हिचकिचाए, बिना सोचे, बिना समझे अपने सभी प्रमुख संसाधनों को जुटाकर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए जवाबी हमला करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में वाकई में इसने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चौंका कर रख दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां लोकसभा इलेक्शन को लेकर ब्रिटिश कॉलम गार्जियन में सबसे बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी की कुर्सी पर तीसरी बार भी मोदी ही बैठेंगे। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी लगभग तय है। भारतीय जनता पार्टी ने दिसंबर में 3 प्रमुख राज्यों के चुनाव में जीत हासिल की। मोदी ये भविष्यवाणी करने के पीछे से नहीं हटे कि इस हैट्रिक ने 2024 की जीत की गारंटी दी है। ये संकेत था कि आम चुनाव से पहले 6 महीने से भी कम समय बचा है, जिसमें मोदी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। प्रचार अभियान का दौर जोर शोर से शुरू हो गया है। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक विश्लेषकों के बीच अहम सहमति यह है कि मोदी और बीजेपी की जीत सबसे प्रशंसनीय परिणाम है। ये उल्लेख ब्रिटेन स्थित प्रसिद्ध दैनिक द गार्डियन के कॉलम की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ साथ एक मजबूत नेता के रूप में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार आकर्षक बनी हुई है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में मोदी के चुने जाने के बाद से देश का तंत्र बीजेपी की ओर झुका हुआ है। जी हाँ, अब ऐसे में क्या ब्रिटिश कॉलम गार्डियन के द्वारा किए गए इस दावे का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आपको भी यही लगता है कि अगले प्रधानमंत्री ही फिर से पीएम नरेंद्र मोदी जी होंगे? जो भी आप कहते हैं बताइएगा जरूर, और सामने लाइक का बटन दोस्तों तो प्लीज दबा दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। अगली खबर की बात करें, जहां नए साल के मौके पर चीनी राष्ट्रपति ने दी ताइवान को धमकी, कहा जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक इसे फिर से अपने कब्जे में किया जाएगा। जी हाँ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में कहा कि ताइवान निश्चित रूप से चीन के
साथ फिर से एकीकृत होगा। उनका ये बयान ताइवान चुनाव से ठीक पहले आया है। दरअसल 13 जनवरी को ताइवान में चुनाव होना है। इससे पहले भी शी ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक इसे फिर से एकीकृत किया जाएगा, यानी कि फिर से ताइवान पर कब्जा किया जाएगा। शी जिनपिंग ने इससे पिछले साल नए साल के मौके पर ताइवान को एक ही परिवार का हिस्सा बताया था, लेकिन इस बार उनका रुख कड़ा रहा। बता दें कि चुनाव से पहले चीन ने ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। जिनपिंग का मानना है कि 23 मिलियन की आबादी वाला स्वयं शासित द्वीप चीन से अलग नहीं है। ताइवान पर अंततः बीजिंग का ही नियंत्रण में होगा। वहीं ताइवान अपने संविधान और लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेताओं के साथ खुद को चीन से अलग मानता है। अगली खबर बता दें, न भारत न कोई और मुस्लिम मुल्क, सऊदी अरब में इस देश के लोगों को मिला सबसे ज्यादा रोजगार। बता दें, रोजगार की तलाश में कई देशों के लोग सऊदी अरब जाते हैं और वहां से कमाई कर अपने मुल्क वापस लौटते हैं। बीते साल भारत और तमाम मुस्लिम मुल्कों से लोग सऊदी कमाने पहुंचे, लेकिन एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, सऊदी अरब में पिछले साल श्रीलंका के लोगों को सबसे ज्यादा काम करने का अवसर मिला है और वो पहले स्थान पर पहुंच चुका है। बताया गया है कि श्रीलंका के 63,000 से अधिक लोगों को सऊदी में रोजगार मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो श्रीलंका हर साल 2 लाख से अधिक लोग अपना मुल्क छोड़कर विदेश में काम करने जाते हैं। वे देश के लिए विदेशी मुद्रा का मुख्य सोर्स है। श्रीलंका पिछले साल से अब तक के सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है। देश के हालात बद से बदतर हो गए थे, हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति पटरी पर लौट रही है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से नंबर 1 पर यानी सऊदी अरब में जाकर के जॉब लेने में नंबर 1 पर अब श्रीलंका बन चुका है, क्या ये भारत के लिए अच्छी खबर है या बुरी? आप लोग कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अपना भारत आत्मनिर्भर भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं विदेशों में जाने की अब जरूरत लोग नहीं समझते हैं। क्या आप इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहेंगे? दोस्तों बताइएगा जरूर, आप लोग इसको भारत के लिए झटका मानते हैं या फायदा मानते हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां मणिपुर के थौबल में 4 की गोली मारकर हत्या, 5 गंभीर रूप से घायल। इम्फाल समेत इन जिलों में लगा कर्फ्यू। दरअसल हिंसाग्रस्त मणिपुर में बीते दिनों से शांति का माहौल था, एक बार फिर राज दहलने लगा। सोमवार को नए साल के पहले दिन ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना थौबल जिले में सोमवार शाम को ही। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कुछ लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वहां से भाग गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बंदूकधारी जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लिलोंग चिंगजाओ क्षेत्र में छंद वर्दी में पहुंचे और स्थानीय लोगों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी थी। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहां पर बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को 6 महीने की जेल। आखिर क्या है पूरा मामला? बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को सोमवार को अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई। श्रम कानून के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। यूनुस के समर्थकों ने इस घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बताया है। श्रम अदालत की न्यायाधीश शेख मरीना सुल्ताना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके खिलाफ श्रम कानून का उल्लंघन करने का आरोप सिद्ध हो चुका है। जस्टिस ने फैसला सुनाया कि यूनुस को ग्रामीण टेलीकॉम के अध्यक्ष के रूप में कानून का उल्लंघन करने के लिए 6 महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। यूनुस के साथ ही 3 अन्य लोगों को भी कोर्ट ने सजा सुनाई। अगली खबर बता दें, भारतीय मूल की हरप्रीत ने लहराया परचम, स्काइंग कर पहुंची दक्षिणी ध्रुव, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा। जी हां, ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी ने एकल स्काइंग से जुड़ा एक कारनामा अपने नाम किया। एकल दक्षिणी ध्रुव स्काइंग अभियान को पूरा करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला बनने का नया विश्व रिकॉर्ड हरप्रीत चंडी ने अपने नाम किया है। 33 वर्षीय ने रविवार को अपने ब्लॉग पर लिखा कि 1130 किलोमीटर के अभियान को उन्होंने केवल 31 दिनों में पूरा कर लिया। बहरहाल दोस्तों, इसके लिए हरप्रीत चंदी जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राम मंदिर उद्घाटन से पहले ओवैसी का बड़ा बयान, कहा नौजवानों हमारी मस्जिद हमने खो दी। अब वहां क्या किया जा रहा है आप देख रहे हो। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? बता दें, श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अनुष्ठान में मुख्य यजमान के रूप में आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर का प्रथम तल लगभग बनकर तैयार है और उद्घाटन के लिए इसकी साज सज्जा का काम चल रहा है। इस बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होती जा रही है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले बयानबाजी की है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ओवैसी अपने कौम के नौजवानों को अपनी मिली हमीयत और ताकत को बरकरार रखने और अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने गवा दी और वहाँ क्या किया जा रहा है आप देख रहे हो। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? वो आगे कहते हैं कि जहाँ 500 साल हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया हो, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि
3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिशें हो रही हैं, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। ये जो ताकतें हैं तुम्हारे दिलों से इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मिली गिरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमीयत को खत्म कर दिया जाए। वर्षों की मेहनत के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया है। आपको इन चीजों पर गौर करना है। बहरहाल वाकई में दोस्तों राम मंदिर पर ओवैसी की बौखलाहट निकल कर सामने आई है। बहरहाल दोस्तों जिस प्रकार से इन्होंने एक अलग कौम को भड़काने की कोशिश की, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों बताइएगा जरूर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उन ऑर्डर को माने, ना कि लोगों को भड़काएं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां बालकनाथ राजस्थान के सीएम की रेस में आ गए थे, लेकिन भजन कैबिनेट में भी नहीं मिली जगह। कौन से फैक्टर बन गए थे इनके लिए बाधा? राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक चेहरा बहुत चर्चा में रहा। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान संपन्न होने के साथ ही जब एग्जिट पोल आए, ये चेहरा सूबे में मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी पीछे छोड़कर पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरा। संसद परिसर में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी तक भावी मुख्यमंत्री बताने लगे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कौन कहे। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट में भी इस नेता को जगह नहीं मिली। यहाँ बात हो रही है महंत बालकनाथ योगी जी की। जी हाँ, आखिर क्या कारण हो सकता है दोस्तों? आप क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। इतने लोकप्रिय होने के बावजूद भी, सीएम की रेस में सबसे आगे होने के बावजूद भी इनको कैबिनेट तक में जगह क्यों नहीं दी गई? चलते हैं और खबर की तरफ, जहां कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा बेटी बचाओ का नारा देती है बीजेपी, लेकिन उसकी हरकतें बेटियों को रुलाने वाली हैं। जी हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार में भाजपा के स्थानीय नेताओं की कथित संलिप्तता को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल का नारा तो बेटी बचाओ का है, लेकिन काम बेटी रुलाओ का है। महिला कांग्रेस की प्रमुख नेता डिसूजा ने कहा कि एक तरफ भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि वो महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश में IIT BHU परिसर के अंदर एक छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने के 2 महीने बाद पुलिस ने रविवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि वे तीनों भाजपा के पदाधिकारी हैं। तीनों आरोपियों ने अपने फेसबुक पेज पर भाजपा के IT सेल का सदस्य होने का दावा किया था। जी हाँ, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। अगली खबर की बात करें, जहां दूध सब्जी हो सकती है महंगी। बड़ी खबर, ट्रक ड्राइवर छोड़ रहे हैं नौकरी, हड़ताल पर है पूरा का पूरा ट्रक का कुनबा। जी हाँ, देश भर में पहिए जाम कर दिए गए हैं। तेल सप्लाई पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। नए साल के साथ देश भर के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित होने लगी और कई जगहों पर पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। कहा यह जा रहा कि अगर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल जारी रही तो संकट बढ़ सकता है। देश भर में इस हड़ताल का असर आने वाले दिनों में दूध सब्जी और फलों की कीमत पर असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि परिवहन क्षेत्र में लगे ड्राइवर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कार्यान्वयन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर शनिवार से हड़ताल पर चले गए, जिसमें सड़क दुर्घटना के मामले में 10 साल की जेल या 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुनर्विचार करने को कहा है। इसको लेकर कई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 2 जनवरी को आगे की रणनीति पर बैठक करने जा रही है। एसोसिएशन का कहना है कि देश भर में पहले से ड्राइवरों की कमी है और इस कानून के बाद ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं। MP पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हाउ ने सिंह ने कहा कि इनमें पेट्रोल पंपों पर ईंधन लाने वाले टैंकरों के ड्राइवर भी शामिल है। उन्होंने सुझाव दिया कि ड्राइवरों ने दुर्घटना की स्थिति में सजा के नए प्रावधान को गलत समझा गया और उनका मानना है कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा होगी। उन्होंने कहा कि मैं वकील रहा हूं और जानता हूं कि अगर किसी अपराध के लिए जेल और सजा दोनों का प्रावधान है तो जज सजा को जुर्माने तक सीमित कर देता है और आरोपी को जेल नहीं भेजते। अब ऐसे में दोस्तों इस पहिया जाम के लिए देश भर में महंगाई हो सकती है सब्जी फ्रूट्स फल में। ऐसे में दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां अभी बेकार नहीं हुए 2000 रुपए के नोट। RBI ने खुद किया खुलासा नए साल पर क्यों रिजर्व बैंक ने किया जिक्र। दरअसल साल 2016 के बाद रिजर्व बैंक ने एक बार फिर 2023 में करेंसी बंद करने का ऐलान किया। हालांकि इस बार कोई आपाधापी नहीं हुई और बंद किए गए नोट करीब करीब बैंकों के पास वापस आ गए। रिजर्व बैंक ने इस बार 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करते हुए 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कराने या बदलवाने का विकल्प दिया था। अब नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को RBI ने एक बार फिर 2000 रुपए के नोटों का जिक्र किया है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को बयान जारी करके बताया कि 2000 के नोट अब भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। इन नोटों को बेकार नहीं किया गया है, हालांकि इनका सामान्य चलन बंद कर दिया गया है और सिर्फ देश भर में मौजूद रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदला या जमा किया जा सकता है। इसके अलावा लोग किसी भी डाक घर से RBI के किसी भी कार्यालय में इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप